नमस्कार मित्रों, आज का अपना टॉपिक रहेगा वृहत्तर भारत। ये इतिहास का टॉपिक है और ये आपके लिए एक तो रीट में, सामाजिक में है, सीधा सीधा सिलेबस में, और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी है, और भी कहीं आपके काम आ सकता है, चाहे आरएस एग्जाम हो, पीएसआई एग्जाम हो, जहाँ भी आपको लगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम काफ़ी डीपली और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो पूरा वीडियो देखें, आनंद आएगा, टॉपिक भी समझ में आएगा। वृहत्तर का मतलब होता है बड़ा। जैसे भारत का जो राजनीतिक वर्तमान में आप देख रहे हैं वो तो है ही। एक समय ऐसा आया था जब गुप्त काल वगैरह चल रहा था, यानी लगभग चौथी सदी। तो उस टाइम तक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार इतना हो गया था, व्यापार के माध्यम से, धर्म के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से, कि भारतीय कल्चर जो है, भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, भारतीय नाम, भारतीय भाषाएं, भारतीय धर्म, वो सब हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों की सीमाओं में भी चला गया और वो भी एकदम ऐसा लगने लगा जैसे भारत का ही हिस्सा है, भारत के में ही रंग में बस गए हैं। तो ये कई सालों तक प्रभाव रहा और फिर धीरे धीरे लंबे समय के साथ में फिर वहाँ जब स्वतंत्र सरकारें बन गई, अन्य आक्रमण हुए, अंग्रेज आ गए, मुगल तो क्या अंग्रेज आ गए, उसके अलावा जैसे मुस्लिम आक्रमण हुए और हुए, तब जाकर वहाँ से वो प्रभाव जो है कुछ कम हुआ। आज भी उनके कुछ जो प्राचीन स्मारक वगैरह है वो हम वहाँ देख सकते हैं। तो इसको दो भागों में वैसे बांट कर पढ़ा जा सकता है। तो आप आराम से साथ साथ में जो है ना नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत ही एक पेज में ही बनेगा संक्षिप्त में वृहत्तर भारत। ठीक है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको आप आराम से अपने कॉपी में आहिस्ता आहिस्ता लिख सकते हैं। एक तो आ जाएगा इसमें मध्य एशिया वाला हिस्सा, मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया फर्स्ट, और सेकंड इसमें आ जाएगा, फिर आपको समझा भी देंगे ये कहाँ पड़ेगा, चीन, और थर्ड में आ जाएगा अपने तिब्बत। तो ये उत्तर वाला साइड है ना, उत्तर उत्तर पूर्व वाला ये हो गया। और सेकंड की हम बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं हिंद चीन, हिंद चीन, ये क्या है ये भी हम समझाएंगे। और दूसरा जैसे इसमें आ जाएगा पूर्वी द्वीप समूह है, सेकंड पूर्वी द्वीप समूह है। ठीक है, तो दो भागों में हो गया। अब हम पहले इसको देखेंगे, एक नंबर पार्ट को। इसमें देखिए मध्य एशिया का क्या मतलब हुआ। यहाँ आप जो ग्रीन कलर देख रहे हैं ना, ये भारत के, जैसे ये तो पाकिस्तान ही है, तो यहाँ तो था ही, वो भारत का हिस्सा था। तो ये वाला हिस्से में भारत का प्रभाव था, भारतीय सभ्यता संस्कृति का। तो मध्य एशिया का क्या मतलब हुआ, आप पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि भारत दक्षिण एशिया में है, यानी एशिया महाद्वीप जो है उसके दक्षिण में भारत है। तो बीच वाला हिस्सा क्या हो गया, मध्य एशिया। तो मध्य एशिया में मुख्यतः अपने दो इसमें आ जाएंगे नाम मध्य एशिया में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पुनः फर्स्ट लिख रहा हूँ मध्य एशिया। ठीक है, इसमें दो नाम आप लिख सकते हैं, एक तो जो है कुंची या कुच्ची। ठीक है, ये पड़ेगा इसके उत्तर वाले हिस्से में, ऊपर वाले में। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए लगभग अपन यहाँ मान लेते हैं पूरा कुची, थोड़ा नीचे अपन ले लिया खोतान, तो दो नंबर पे अपन इसमें आ जाएंगे खोतान। ठीक है, खोतान, कुंची और खोतान, खोतान रहेगा दक्षिण में। अब हम ये मैप वाला था आपके थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये भी बता देते हैं कि ये तिब्बत वाला क्षेत्र है और ऊपर चीन है, और ये हिंद चीन क्या है, यहाँ पे जैसे भारत से आगे निकलते हैं तो बर्मा, म्यांमार, उसके आसपास जो वियतनाम, कंबोडिया, ये जो देश है ना, ये इनको हिंद चीन बोलते हैं। वियतनाम है, कंबोडिया है, वो सब। और इधर जो है ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, इसमें वो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, ये द्वीप समूह थे। तो कहाँ कहाँ क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई वो सब हम आपको लिखा देते हैं। और क्वेश्चन, पूरी संभावना है कि क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने मुख्य स्रोत लिया है प्राचीन भारत का इतिहास है के.सी. श्रीवास्तव का। ठीक है, उनमें से जो है वहाँ में ये मैटर है कम से कम 20-30 पृष्ठ में, तो उसको मैंने पूरा सार जो आपके 2 पृष्ठ में लिखवाने का प्रयास किया, क्योंकि क्वेश्चन तो डिटेल से नहीं आता, फैक्ट से आता है, और डिटेल आप समझ लेंगे तो डिटेल में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम एक नंबर पे जो है वो कुची ले लेते हैं। ठीक है, कुची, कुची कहाँ पड़ेगा,
मध्य एशिया। मध्य एशिया में कहाँ? उत्तर की ओर, ऊपर की ओर। तो ये आप ये ध्यान में रखें, वृहत्तर भारत में जितना भी आएगा तो लगभग जो है बौद्ध धर्म का एक जरूर याद रखें। बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत हुआ, क्योंकि देखो अशोक मौर्य से लेके कनिष्क से लेके हर्ष तक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार, उस मुख्यतः अशोक ने और कनिष्क ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे थे, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा। तो पहली बात क्या रहेगा? बौद्ध सभ्यता जो है उसका यहाँ पे प्रभाव रहा। और करीब कुच्ची में 10,000 से अधिक स्तूप और चैत्य जो है वह वहाँ मिले हैं। ठीक है, छोटे मोटे। स्तूप क्या होता है? जैसे ये उल्टे कटोरे नुमा, जैसे सांची का स्तूप चारों ओर प्रदक्षिणा पथ। चैत्य क्या होता है? चैत्य से आप याद रखें जैसे चेतना मतलब पूजा, तो जैसे पूजा पाठ के लिए जो बौद्ध स्थान होता था वो विहार होता था रहने के लिए, चैत्य पूजा के लिए। स्तूप जैसे महात्मा बुद्ध या किसी बोधिसत्व के अवशेषों के ऊपर बनाया जाता था, एक तरह से मंदिर की तरह मान लो, पवित्र, वहां जाके दर्शन करना, फेरी वेरी लगाना। एक और ध्यान रखना, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का ज्यादा प्रचार हुआ? महायान। विदेशों में और में महायान ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ। भाषा कौन सी यहाँ पे प्रसिद्ध हुई? तो गुप्त काल में संस्कृत चलती थी, तो संस्कृत भाषा यहाँ पर बोली जाती थी, प्रभाव था। और खास बात में आप याद रख सकते हैं कि भारत से एक बौद्ध विद्वान यहाँ कुच्ची गया था। नाम याद आ रहा है उसका? उसका नाम था कुमारायण, है ना, कुमारायण। ये वहाँ गया और वहाँ गया तो इससे इतने प्रभावित हुए लोग कि वहाँ का जो राजा था उन्होंने इसको अपना राजा का गुरु बन गया। ठीक है, वहाँ के राजा का गुरु बन गया। और फिर जो है वो वहीं बस गए। कुमारायण बौद्ध विद्वान थे प्रसिद्ध, और वहीं पर उन्होंने फिर जीवा नामक कोई जो है कन्या से, महिला से विवाह कर लिया। तो कुमारायण और जीवा, तो इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कुमार से, कुमार और जीवा से मिलाकर नाम रखा गया कुमार जीव। ठीक है, और ये बहुत प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हुए हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चीन और तिब्बत में किया। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कुछ से जुड़ी हुई। बौद्ध धर्म, संस्कृत भाषा, महायान शाखा, 10,000 से ज्यादा स्तूप, कुमारायण वहां गया और जीवा से विवाह किया, कुमार जीव पुत्र जो है वो उत्पन्न हुआ। अब हम बात करते हैं खोतान की, 2 नंबर पे खोतान। तो खोतान भी कहाँ पे? मध्य एशिया में। मध्य एशिया में भी कहाँ? दक्षिण की ओर, यानी दक्षिण एशिया नहीं, मध्य एशिया में दक्षिण की ओर। जैसे मान लीजिए बीच का भाग है मध्य, इसमें भी अगर इधर हो कोई चीज तो हम ये कहेंगे कि वो दक्षिण की तरफ, यानी कोच्चि से नीचे की तरफ है, कुंची से। कई बार पूछ लेते हैं ऐसे प्रश्न कि सबसे उत्तर में कौन सा था, इस तरह से। तो यहाँ पर भी वही बात है, बौद्ध सभ्यता का यहाँ पर प्रभाव रहा। और वही शाखा महायान और ईस्वी पूछे तो आपको याद रखना है 4वीं सदी ईस्वी। और उसके अलावा भाषा कौन सी रही? वही संस्कृत का ही बोलबाला था उस समय की, जैसे स्टैंडर्ड भाषा, जैसे आजकल इंग्लिश को मानते लोग वैसे। और वहाँ पर भी वही बौद्ध मंदिर और मठ और विहार, चैत्य बड़ी मात्रा में मिले हैं। और एक खास बात आपको याद रखना है, अशोक मौर्य जो है, आपने पढ़ा है, नाम अच्छे से जानते हैं, महान शासक। अशोक मौर्य के बाद में अक्सर पूछा जाता है कि भाई किसने शासक किया, उत्तराधिकारी कौन था। अब विद्यार्थी ज्यादातर चंद्र बिंदु अशोक को तो जानते हैं, या एक ट्रिक है चंद्र बिंदु अशोक, तो मतलब चंद्र का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। आगे भूल जाते हैं कि आगे कौन आया। तो एक मारवाड़ी में पूछते हैं कि भाई अशोक के बाद कौन आयो। ठीक है, कौन, तो कौन से याद रख लो, कुणाल। तो अशोक के बाद कौन बना शासक? कुणाल। कुणाल के पास ये कश्मीर वाला और उत्तर वाला क्षेत्र था, तो इसलिए यहाँ पर जो है कुणाल जो है वो शासन कर रहा था। तो कुणाल के समय काफी प्रचार प्रसार हुआ बौद्ध धर्म का। क्लियर बात? तो कुणाल का पूछा जा सकता है कि उसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ था? खोतान। अगली बात इसमें आती है कि चीनी यात्री बहुत सारे आए भारत में, फाहियान, हवेनसांग, इत्सिंग। तो खोतान का वर्णन किस चीनी यात्री ने किया है? तो फाहियान जो है, फाहियान किसके समय आया था? बताएं आप कमेंट करके। तो फाहियान जो है वो इस खोतान का अपने जो इसकी किताब है, फाहियान की किताब का नाम क्या है? फवो कवो की,
इसमें ये वर्णन करता है। फायान किसके समय आया? देखो यान, यान हमने कहाँ भेजा है अब तक? भारत ने चंद्रमा पर। कितने भेज दिए? 2। तो चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य सेकंड के समय ये आया था। ठीक है, क्लियर? आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं स्क्रीनशॉट ले लो। एक तो ये और फिर एक ये। ठीक है, और आप बताना जैसे ये कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करके। तो कुछ ही हो गया। अब एक चीज और है, यहाँ पे एक प्रसिद्ध विहार है। देखो विहार का क्या मतलब होता है? जैसे कहते हैं ना आहार विहार, तो विहार मतलब रहना। विहार से नाम पड़ा हुआ है बिहार, यूपी बिहार है ना बिहार। मतलब बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु थे वो उनके रहने के लिए जो आवास हुआ करते थे, रेजिडेंस उनके भिक्षुओं के लिए, तो उसको विहार बोलते हैं। तो यहाँ खोतान में एक प्रसिद्ध विहार मिला है जिसका नाम है गोमती विहार। पूछा जा सकता है प्रश्न सीधा सीधा, गोमती विहार कहाँ मिला है? 4 ऑप्शन दे सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से आपके यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। 1 नंबर टॉपिक हमने देख लिया है मध्य एशिया का। ठीक है, अब हम लेते हैं इसमें चीन या तिब्बत जो है, तिब्बत ले लेते हैं। ठीक है, पहले तिब्बत वाला एरिया आपको पता ही है, जैसे ये नेपाल से बाहर निकलते हैं तो ये तिब्बत का जो पामीर का पठार वाला जो क्षेत्र है ये तिब्बत वाला इलाका है। ये जो पेन चल रहा है ना आपको दिख रहा होगा ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो तिब्बत में भी क्या है? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो अब हम लेते हैं सेकंड तिब्बत। ठीक है, आप नोट जरूर कर लेंगे क्योंकि आप अगर इनको नोट कर लेंगे तो भूलोगे नहीं। साथ साथ में नोट कर लो, चाहे बाद में कर लेना, चाहे अभी स्क्रीनशॉट लेके रख दो और बाद में भी कर सकते हो। तो तिब्बत जो है, एक तो यहाँ पर पहली बात ध्यान रखना बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बौद्ध धर्म की भी कौन सी शाखा? बौद्ध धर्म में एक तो हीनयान और एक महायान, 2 तो है ही है। एक शाखा और थी वज्रयान। ठीक है, जैसे खाना खाने के बाद वज्रासन करते हैं ना, तो याद रख लेना वज्र, वज्र का मतलब ऐसे कठोर। तो वज्रयान जो है ये शाखा थी। इसमें क्या है? थोड़ा अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, यानी कि तंत्र मंत्र जो है ना साधना, जैसे वो तपस्या करनी, जैसे जादू टोना, तो इस टाइप का थोड़ा सा इस पर ज्यादा फोकस रहता है। तो वज्रयान शाखा का प्रभाव कहाँ पे हुआ? तिब्बत में, क्योंकि तिब्बत के लोगों को ये चीजें पहले से इस प्रकार की जंगली एरिया में थे और ये चीजें इनको पसंद रही होगी। तो अब एक जैसे कालिदास जो है, जो किसके दरबार में थे? वो करो देखे कमेंट। कालिदास प्रसिद्ध साहित्यकार, इनकी एक रचना है रघुवंश। रघुवंश में ये तिब्बत का उल्लेख करते हैं और तिब्बत को क्या नाम देते हैं? ये त्रिविष्टप। ठीक है, त्रिविष्टप तिब्बत का नाम इन्होंने। देखो ती मतलब 3 और त्रि मतलब 3 है ना, तो बत्त या विष्टप का कुछ अर्थ होता होगा। आप संस्कृत के हैं तो इसका अर्थ बता देना। तो कालिदास किसके दरबार में थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। और इसकी किताबें आप जानते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव वगैरह कई सारी किताबें हैं। तो और पामीर का पठार है, वो तिब्बत, पामीर का जो पठार है तिब्बत में है ही, उसने तिब्बत को घेर रखा है। अब यहाँ पर क्या हुआ? तिब्बत में एक राजा आया। ठीक है, जिस राजा का नाम था, तिब्बत के राजा का नाम आप लिख लेना, सांग सन गम्पो। देखो क्या नाम है ना, सांग सन गम्पो। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक याद रख लो। गम्पो मतलब बड़ी बड़ी गप्पे फेंकता था, ट्रिक से याद रख लो। तो इसने क्या हुआ? रुचि ली। किसमें? बौद्ध धर्म में। इसने बौद्ध धर्म में रुचि ली। तो रुचि ली तो इसने, अब बौद्ध धर्म का तो मूल केंद्र भारत था, तो इसने सोचा कि चलो ठीक है भारत में है तो भाई जानकारी लो और लाओ किताबें वगैरह। और कैसे रुचि लेते थे, कैसे पता चलता था? मतलब ऐसे कहते हैं कि इनके सपने में आया था ऐसे कोई स्वर्ण पुरुष कि ऐसे मतलब सोने का सा बदन और ऐसे, तो इन्होंने चर्चा की, फिर कहा कि इस प्रकार का तो भारत में बौद्ध धर्म की मूर्तियां वगैरह बनी हुई ऐसे करके जो हुआ। तो अब क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो अब इसने क्या किया? इसने एक वहाँ से विद्वान जिसका नाम था थोनमी थम्बोटी, थोनमी थम्बोटी। तो ये थम्बोटी केवल याद रख लेना, थम्बोटी है ना। ये तो है गम्पो और ये थम्बो। ठीक है, गम्पो और थम्बो। गम्पो ने थम्बो को भेजा, थम्बोटी को कहाँ भेजा? भारत भेजना। ने कहा तुम जाओ और वहाँ से उस स्वर्ण पुरुष के बारे में पता करके आओ, बौद्ध धर्म की जानकारी लेकर आओ। तो फिर ये थम्बोटी भारत आया और इसने यहाँ से बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ वगैरह उनका अध्ययन किया, ले गया ऐसे। तो
थम्बोटी को जो है वो तिब्बती साहित्य का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और इसके बाद में क्या हुआ कि भारत से कई विद्वान जो है वो तिब्बत गए। जैसे देखो ऊपर तिब्बत का टॉपिक है ना, तो आप ध्यान रखना तिब्बत गए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। नालंदा से कौन गए, नालंदा से बहुत बड़े प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान शांत रक्षित। इनके नाम भी देखो कितने ऐसे आलिशान ऐसे नाम लेते, ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े विद्वान ऐसे होंगे ना, शांत रक्षित। और एक बिहार में ही एक विहार है ओदंतपुरी। नालंदा की स्थापना किसने की, आप याद रखना, त्रिक कुणाल। कुणाल का मतलब कु से कुमार गुप्त, जो गुप्त वंश का शासक था ना, नाल मतलब नालंदा। ओदंतपुरी की स्थापना किसने की, ओदंतपुरी की स्थापना जो है वो पाल वंश का एक शासक था, गोपाल संस्थापक, उसके समय विहार की स्थापना हुई थी। तो ओदंतपुरी जो विहार था या एक तरह से बौद्ध धर्म का जो केंद्र था, वहां से एक विद्वान गए जिनका नाम था पद्म संभव। ठीक है, ये गए वहां पे पद्म संभव। और पद्म संभव को ये जो था ना गंपो इतना प्रभावित हुआ इनसे कि अपना गंपो ने क्या कर लिया, गुरु बना लिया। तो एक तरह से तिब्बत के धर्मगुरु, ठीक है ना, तिब्बत के धर्मगुरु कहलाते हैं पद्म संभव। तो सबसे ज्यादा प्रभाव इनका रहा। ठीक है, एक विक्रमशिला भी विश्वविद्यालय था यहीं बिहार में, विक्रमशिला। यहाँ से भी बहुत बड़े जो आचार्य है बौद्ध धर्म के, जिनका नाम था अतीश दीपंकर, ये भी वहाँ गए। और ये थोड़ा लेट गए थे, 11वीं सदी। ठीक है, तो ज़्यादा लेट नहीं हुई, तो 11वीं सदी में ये गए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो आप ट्रिक याद रखना, धर्म विक्रम। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, धर्मपाल के समय हुई। और यहाँ पर शाखा कौन सी थी, वज्रयान। और यहाँ पर एक विहार मिला है प्रसिद्ध, क्या नाम है उसका, समयस विहार। ठीक है, और यहाँ खास बात में जैसे यहाँ की जो लिपि है, तिब्बती भाषा जो है उसकी जो लिपि है, तो मैं लिख देता हूँ, तिब्बती लिपि जो है उसका आविष्कार कहाँ हुआ, वो कहाँ बनी, कहाँ से वो प्रेरित हुई, तो ये अपने भारत में नालंदा विश्वविद्यालय जो है वहाँ इसका आविष्कार हुआ। मतलब ये जो थम्बोटी है ना, थम्बोटी यहाँ से आया, सीख के गया, फिर उसने तिब्बती लिपि स्थापित की, तो भारत से प्रभावित होकर। और फिर क्या हुआ कि यहाँ तिब्बत में बौद्ध धर्म चल पड़ा, फिर वहाँ पे अलग अलग उनके धर्मगुरु स्थापित हो गए, जिनको लामा, दलाई लामा कहा जाता था, दलाई लामा। और आप अब नाम सुनते होंगे अखबारों में, दलाई लामा के वो भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय वो आ गए थे। तो ये जो भारत आ गए थे ना वर्तमान में, वो है 14वें दलाई लामा है, 14वें, जैसे मतलब पहला दूसरा तीसरा इस तरह से 14 नंबर के जो दलाई लामा है वो भारत में आके, और कहाँ शरण ली थी उन्होंने, जब तिब्बत पर हमला कर दिया था चीन ने, तो वो धर्मशाला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में आकर वहाँ रहने लग गए। अब तो विश्व भर में घूमते रहते हैं और काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति है। तो ये अपने तिब्बत का क्लियर हो गया। एक बार पुनः देख लो, या याद रखने वाली बातें। बौद्ध धर्म तो है, वज्रयान याद रख लेना। इसमें देखो हो सकता है सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से आ जाए, आप याद रखना वीडियो को, नोट्स को। ठीक है, और इसमें अंधविश्वास तंत्र मंत्र थोड़ा था। और कालिदास ने त्रिविष्टप कहा है तिब्बत को, पामेर का पठार है जीके के हिसाब से। राजा था एक गंपो, है ना, याद रखना ना, उसने जो है बौद्ध धर्म में रुचि ली, उसने थम्बोटी को भारत भेजा। थम्बोटी ने फिर चीनी तिब्बती लिपि का आविष्कार किया और तिब्बती साहित्य का जनक माना जाता है। 3 विद्वान यहाँ से गए, नालंदा से शांत रक्षित, ठीक है, तो नासा ट्रिक याद रख सकते हैं, जैसे अमेरिका में ना नासा वैसे। और ओदंतपुरी से पद्म संभव, तो ओदंत और पद्म संभव, तो आप कोई ट्रिक इसकी बना लेना कि इससे जो है ना संभव हो सकता है ना। और विक्रमशिला से अतीश दीपंकर, ठीक है, तो विक्रम नाम का कोई है वो दीप लेकर गया, ऐसे कोई भी आप ट्रिक याद रख सकते हैं। और समयस विहार जो है वो तिब्बत में है, और तिब्बती लिपि का आविष्कार का श्रेय नालंदा विश्वविद्यालय को है। दलाई लामा 14वें जो है वो अब तक हुए हैं वहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं इसी साइड में चीन की, ठीक है, चीन।
तो चीन भी अपन ने जैसे फर्स्ट में जो थर्ड टॉपिक था, फर्स्ट में थर्ड बांट रखा है उसमें। तो अब चीन की अगर हम बात करें प्राचीन उल्लेख का, तो कौटिल्य की एक रचना है, क्या नाम है उसका, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी चीन का जो है उल्लेख है, और चीन में किसका, चीनी शिल्क का। शिल्क जानते हो ना, एक मुलायम कपड़ा होता है बहुत ही रेशमी, चीनी शिल्क बहुत प्रसिद्ध था पहले। तो इसी तरह से चीन जो है, चीन प्राचीन भारत में व्यापार करता था। तो कहाँ से करता था, तो देखो अपन को वो मैप ले चलते हैं आपको। ये इलाका है यहाँ पे तमिलनाडु में कांची, ठीक है, कांची पल्लवों की राजधानी थी आगे जाकर। यहाँ से जो है ना इनका व्यापार होता था, इधर से, ये इधर से आते होंगे ना, ये हो सकता है ये रास्ता रहा होगा। तो इधर से ज़्यादातर जो है चीन का सबसे पुराना व्यापार इस क्षेत्र से होता था। तो यहाँ से व्यापार के साक्ष्य भी जो है वो मिले हैं। फिर जो चीनी यात्री आए थे वो आए इधर से, गए कभी इधर से, इस तरह से जो होता रहा, समुद्री मार्ग, स्थल मार्ग। और चीनी जो रेशम है उसका ध्यान रखना, चीन से जो रेशम है वो एक रेशम मार्ग हुआ करता था, यहाँ से भारत के ऊपर से जाता था, जिसमें वो चीनी रेशम मध्य एशिया होते हुए और रोम तक जाते थे। फिर कनिष्क के समय जो है इस पर क्षेत्र पर भारतीय लोगों ने, भारतीय व्यापारियों ने कब्जा कर लिया। भारतीय व्यापारी यहाँ से इसको रेशम को प्राप्त करके आगे भेजते थे। तो ये रेशम मार्ग भी आता है। तो चीन जो है ना, चीन का संबंध भारत में किससे था, कांची से था। कांची, कांची कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और आपके थोड़ा अगर आए तो पल्लवों की राजधानी रही है, ध्यान रखना, पल्लव वंश, पल्लव वंश की राजधानी कांची। तो कांची से चीन के साथ व्यापार होता था, ठीक है, प्राचीन काल में। इसके साक्ष्य जो है ये मिले हैं। और कांची को उन्होंने नाम दिया, कांची को नाम क्या दिया उन्होंने, हुआंगचे, ठीक है, हुआंगचे। देखो याद रखो, रख लेना, कोई बात नहीं। और एक जैसे मैसूर है, मैसूर, मैसूर में भी दूसरी सदी में एक दूसरी सदी के समय का चीनी सिक्का मिला है। चीनी सिक्का यानी कि चीन का कोई सिक्का है वो मिला है। इससे भी क्या पता चलता है, अभी सिक्का कैसे आया, उड़ के तो आया नहीं, इसका मतलब व्यापार था, ठीक है। अगली बात इसमें आ जाएगी कि कालिदास जो है वो, पुनः कालिदास का पहले तो आया था रघुवंश, है ना। कालिदास की एक रचना है जिसका नाम है अभिज्ञान सकते हैं ये शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें क्या कि जो चीनी रेशम है, चीनी रेशम, उसका उल्लेख है, ठीक है। कोई कपड़े का उल्लेख किया होगा, ठीक है, हो सकता है ये कि जैसा नाम गया है किताब में चिन्ना सु की याद रख लेना। अब यहाँ पर जो बुक जो भारत से उसमें मातंग, ये सफेद घोड़े पर, वहां सफेद घोड़ा लेकर, तो उनका बहुत प्रभाव पड़ा और वहां के एक तरह से धर्मगुरु बन गए। तो फिर उनकी याद में जो आगे जाके फिर उनके रहने के लिए बनाया था। तो श्वेताश्व विहार कहाँ है, विहार, विहार अपन पहले लिख चुके हैं इस नाम। तो श्वेताश्व विहार चीन में है। देखो चीन में वैसे चीन वाले लोगों का रंग होता है पीला, पीली नदी है ना वो हवांग, और तो पीला सफेद ऐसे मिलता जुलता है, तो ट्रिक से याद रख लेना श्वेताश्व, ठीक है। और चीन का प्रसिद्ध बौद्ध विहार ये हो गया। और एक जैसे चीन में अलग अलग राजा रहे हैं, और चिन वंश की वजह से चीन का नाम पड़ा चीन, चिन वंश, हान वंश है ना, सांग वंश,